हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मेरा नाम है सौरभ शर्मा और मैं आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे, जिसे जाना जाता है अड्डा किसका? कामयाबी का। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे? सबसे पहले तो आप सभी को, आज है 5 सितंबर, तो आज है शिक्षक दिवस। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो खुद शिक्षक, हमारे खुद गुरुजी हैं, तो ये हमें क्यों टीचर्स डे की बधाइयां दे रहे हैं? तो बच्चों, आपको बता देता हूं कि मेरे लिए, आप भी मेरे लिए गुरु के जैसे ही हो, कुछ ना कुछ, जिससे ये जरूरी नहीं है कि गुरु जो है वो बड़ा ही हो आपसे, जीवन में आपसे उम्र में हमेशा बड़ा हो। तो गुरु कोई भी हो सकता है। मुझे आपसे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। हो सकता है आप भी किसी के लिए, और भी किसी छोटे बच्चों के लिए हो सकता है आप भी उनके मार्गदर्शक हो, आप भी उनके लिए आदर्श हो। तो आप सभी बच्चों को भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो सभी बच्चों को तहे दिल से ढेर सारा प्यार, नमस्कार। शिक्षक दिवस की सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आज है संडे का दिन। आज आपको पता है कि आज होता है धमाल। जी हां, बिल्कुल बच्चों। तो आप लोगों की, बच्चों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, कि आपकी तैयारियों को बेहतर करने के लिए हमने तो बच्चों शुरुआत कर दी है अपने आरंभ बैच की। जी हां, अपने इस आरंभ बैच के जरिए आपको बता देता हूं कि आपको क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी, इंग्लिश या फिर साइंस, सबके एक से एक बेहतरीन टीचर्स सिर्फ आप लोगों के लिए यहां पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं बच्चों। तो आप अगर इनके सेशंस अभी तक अटेंड करना, अगर आप लोगों ने शुरू नहीं किया है, तो जल्दी से बता देता हूं कि सबसे पहले इनके सभी सेशंस की रेगुलर अपडेट्स अगर आप पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, जिससे मिलेंगे आपको हमारे सभी सेशंस के रेगुलर नोटिफिकेशंस। चलिए बच्चों, जल्दी से अब आज की एमसीक्यू सीरीज के बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों, पिछले संडे को, यानी पिछले रविवार को, मैंने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि कहें तो चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस पे एमसीक्यू की सीरीज के कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को डिस्कस करे थे। लास्ट संडे को मैंने करवाया था, लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसी एमसीक्यू सीरीज में हम बात करेंगे इसी चैप्टर की दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कहें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी कि कहें तो चैप्टर नंबर 3। और इसकी आज एमसीक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट है, यानी आज भी हम कुछ धमाकेदार प्रश्नों को हल करने सीखेंगे एमसीक्यू सीरीज के थ्रू। एमसीक्यू सीरीज के पीछे राज यही है बच्चों कि यहां पे इस बार आपके ज्यादातर क्वेश्चंस हो सकता है कि एमसीक्यू की फॉर्म में आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को उस चीज के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। बिल्कुल। तो बच्चों, इसी बहाने आप लोग का चैप्टर भी रिवाइज होता जा रहा है। तो बच्चों, सब में फायदा ही फायदा है। हमेशा पॉजिटिव रह के हमें आगे बढ़ना है। चलो, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और आप सभी प्यारे बच्चों से मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। तो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा, मैं हूं बीटेक ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और मेरे को हो चुके हैं ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मैथ्स पढ़ाने का। और अभी तक के अपने 10 साल के कैरियर में 3 साल से भी ज्यादा समय मैं बिता चुका हूं ऑनलाइन एजुकेशन में। जी हां, और ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए आप जैसे हर साल 10,000 से भी ज्यादा बच्चों को मैं तैयार करता हूं। और आप बच्चों की तैयारियों को भी बेहतर करने के लिए डेली दिन में घड़ी के 3:30 बजने का मतलब होता है कि सौरभ सर आ जाते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए लाइव, आपकी सभी समस्याओं का हल लेके। कहां पे? अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो जल्दी से मेरे ओपी गैंग के सभी खिलाड़ी फटाफट तैयार कर लो अपने कॉपी पेन, क्योंकि अब एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अब एक के बाद एक धमाकेदार प्रश्न होंगे आपके सामने। तो बच्चों, उन क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में तुरंत करके बताओगे। साथ में देखते हैं कितने बच्चे यहां पे हमारे साथ लाइव हैं, और यहां पे देखिए कितने बच्चे यहां पे फटाफट से इन क्वेश्चंस का आंसर करके हमें बता देते हैं। सभी क्वेश्चंस में आपको समय सीमा दी गई है एक मिनट की। देखो, टाइम आपको दिया है, हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। तो इस 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन को कोशिश करना है कि सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, मैं साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा आपको। सभी चीजें आप लोग को यहां पे मैं सिखा दूंगा।
दूंगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। सभी मेरे ओपी गैंग के खिलाड़ी तैयार? तो मेरा ओपी गैंग तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। तो ये दो समीकरण निकाय आपको दिए हुए हैं, कैलकुलेट करके बताओ कि यहां पे के का मान क्या होगा। कीजिए जरा कैलकुलेट, देखते हैं आप में से कितने प्यारे खिलाड़ी इसका आंसर दे देते हैं। कीजिए जरा कैलकुलेट फटाफट से सभी बच्चे। 1 मिनट का टाइम दिया है आप लोगों को, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। सेशन को लाइक और शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए बच्चों, धमाकेदार सेशन होगा अपना अपना सेशन, ओपी सेशन। तो मेरे ओपी गैंग के सभी खिलाड़ी फटाफट से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। कीजिए जरा, अद्वितीय हल होगा, ये आपको दिया हुआ है समीकरण में, इस पे जरा ध्यान दे, गौर करें। प्रश्न को करने का तरीका क्या होगा। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है बच्चों, लास्ट के 5 सेकंड और बचे हैं, लास्ट के 5 सेकंड। ओके, बहुत बढ़िया, कई बच्चों की तरफ से आंसर्स भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और समय हो चुका है बच्चों समाप्त। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अगर आपसे बोल रहा है कि समीकरण का ये जो निकाय है ना, इसके अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। अब सिर्फ और सिर्फ अगर एक हल है तो उस स्थिति में आप कहोगे कि सर a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। तो यहां पे a1 का मान क्या है साहब, पहले समीकरण में x का गुणांक, a2 का मान क्या है दूसरे समीकरण में x का गुणांक। तो लिखें यहां पे a1 बटा a2 का मान कि सर a1 का मान k और a2 का मान 6 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2। b1 क्या है पहले समीकरण में y का गुणांक माइनस का 1 बटे हुए दूसरे समीकरण में y का गुणांक माइनस का 2, ये हो गया b2 का मान, लिख दिया आपने। देखो जरा ये माइनस से माइनस कट गया, अगर मैं इस 6 को उधर भेज दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणन अगर आप करोगे तो 6 उधर जाके बोलेगा कि मैं तो 6 बटा 2 हो गया, 2 पहले से लिखा हुआ है। तो आप यहां से कह सकते हो कि सर k बराबर नहीं है किसके, 3 के। तो अगर इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है तो उस स्थिति में k का मान क्या होगा, k इज नॉट इक्वल टू 3, ये होगा। इसके मतलब है कि k का मान 3 के बराबर नहीं हो सकता। जब k का मान 3 के बराबर अगर नहीं हो सकता, उस स्थिति में ही सिर्फ यह समीकरण निकाय का हल क्या होगा, एक अद्वितीय हल आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया प्रश्न, क्लियर हो गया प्रश्न। तो पहला प्रश्न तो हमने आसानी से हल कर दिया, आगे धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल भी बढ़ेगा बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो खिलाड़ी तैयार अगले क्वेश्चन के लिए? तो देखो जरा धमाका करेंगे अगले क्वेश्चन में, सोच समझ के बड़ी आसानी से आप कर सकते हो अगले क्वेश्चन को। देखो जरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, सोच समझ के करो। जितना लंबा क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको आसानी से हल कर पाओगे अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। करो, 1 मिनट का समय दिया है आप लोग को करने के लिए, कीजिए जरा सॉल्व। समीकरण निकाय क्या अनंत हल है? कितने हल हैं? अनंत हल। अनंत हल अगर दिया हुआ है तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए उसकी। 30 सेकंड बचे हैं, करो सॉल्व करो, देखें आप में से कितने प्यारे बच्चे इसका आंसर दे देते हैं। जोश में मेरे सभी ओपी गैंग के खिलाड़ी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना बच्चों, वीडियो को लाइक अपनी तरफ से जरूर करना और सेशन को अपने अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दो जिससे वो भी इन सभी क्वेश्चंस का पूरा पूरा फायदा उठा सके। सब भी भाई एक दूसरे का भला करोगे तभी तो अपने साथ भी अच्छा होगा। समय हो चुका है समाप्त। आपको याद है कि बचपन में आपने, वैसे तो अभी भी आपका बचपन ही चल रहा है, लेकिन आप जब छोटे होंगे तो आपने बड़े बुजुर्गों से एक कहावत सुनी होगी, कर भला तो हो भला। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं ना तो हमेशा हमारे लिए भी भगवान अच्छा ही करता है। ये सत्य है, ये सत्य है कि हम अगर दूसरों के लिए करेंगे ना तो अपने आप अपने लिए तो अच्छा होता ही रहेगा। बिल्कुल बच्चों, तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश करना दूसरों का हमेशा भला करने की। ठीक है, आज के शिक्षक दिवस की आपको सीख मैंने दे दी है। ठीक है बच्चों, और एक सीख तो मैंने आप लोग को अपने हर सेशन में मैं आप लोग को देता हूं बच्चों कि प्रैक्टिस किया करो। मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सिर्फ मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट सिर्फ मांगता है क्या, प्रैक्टिस। बच्चों आपको एक छोटी सी बात बोलूं कि बचपन में आप ABCD भी याद करते थे जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, जब और भी छोटे बच्चे थे, अभी भी बच्चे हो मैं क्या,
तो उस समय जब छोटे छोटे बच्चे थे तब आपको जब एबीसीडी याद करने के लिए दिया जाता था या आपको एक की दो की टेबल याद करने के लिए बोला जाता था तो वो भी आपको याद करने में कितना सोचते थे कि सर कैसे याद होगा। आज बोलो, आज आपको एबीसीडी याद है ना? बिल्कुल याद है। आपको दो की टेबल याद है, आप बोलोगे सर दो क्या, मुझे 10 12 15 तक की टेबल अच्छे से याद है। कई बच्चों को तो 20 20 25 25 तक की टेबल भी अच्छे से याद होगी। कैसे याद होगी? कैसे याद होगी? अभ्यास से, प्रैक्टिस से याद हुई। आज एबीसीडी आप मुंह जबानी आसानी से आप बोल जाते हो। आज आपको टेबल पूछी जाए तो आप 25 तक की टेबल आसानी से लिख देते हो। कैसे? आप प्रैक्टिस करें उस पर। तो बच्चों, कोई भी चीज कभी भी डिफिकल्ट नहीं होती। कभी भी ये मन में मत रखना कि ये जो टॉपिक है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा और ये तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, ये तो बिल्कुल सर मेरे लेवल के बाहर है। तो ऐसा कभी मत सोचना, कभी मत सोचना। वो एबीसीडी, उसको बस ये सोचना ये तो नई एबीसीडी आ गई, बस इस एबीसीडी को मुझे याद करना है, मैं जो प्रैक्टिस करनी है एबीसीडी की तरह ये मुझे ये भी याद हो जाएगा। ये अगर सोच के चलोगे ना, हमेशा पॉजिटिव लेके चलोगे ना, तो आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, बिल्कुल आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है बच्चों? तो कोई भी चीज हो, चाहे कितना ही टफ से टफ टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का, मैं सिर्फ मैथ्स, अपने मैथ्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करता हूं, तो हर सब्जेक्ट में सिर्फ वो मांगती क्या है? प्रैक्टिस, उसकी अभ्यास। चाहे वो अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो अपने आप वो चीज याद हो जाएगी, अपने आप वो चीज आपको स्मरण हो जाएगी, वो रिमेंबर आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। वो आप उनको कहानियों की तरह समझने की कोशिश करो, जैसे आपको कोई कहानी सुनाता है तो कहानी आपको ज्यादा आसानी से याद हो जाती है। तो बस आप उसकी थ्योरी इस तरह से एकदम रट्टू तोते की तरह नहीं, आप उसको कहानी की तरह सोचो कि सर पहले अकबर आया था, अकबर के बाद कौन आया था, उसके बाद उसका कौन आया था, उसके बाद उसने कौन आया था, उसने क्या क्या किया था, उसने क्या क्या किया था। ऐसे ऐसे कहानी की तरह आप याद किया करो, आपको मैं कह रहा हूं सब चीजें आसानी से याद हो जाएगी, सब चीजें बिल्कुल आसानी से याद होगी। ठीक है बच्चों? चलो, तो अब इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो मैं भी आपको गुरु ज्ञान देने लग गया। तो देखो जरा, यहां पे आपको बोल रहा है कि m और n का मान ज्ञात कीजिए जिसमें समीकरण निकाय का अनंत हल है। अनंत हल की कंडीशन क्या होती है कि सर अनंत हल के लिए हम कहते हैं, यहां पे लिख देता हूं कि a1 बटा a2 तो बराबर होगा किसके? b1 बटा b2 के, और ये बराबर होगा किसके? c1 बटा c2 के। अब a1 का मान क्या है कि सर यहां पे पहले समीकरण में x का गुणांक, ये a1, ये b1 का मान प्लस का 3, c1 का मान माइनस का 5, a2 का मान 3, b2 का मान n-1 और c2 का मान कि सर माइनस का 2 लिख दिया आपने। अब आप बोलोगे सर समीकरण, इस कंडीशन, ये जो हमारे पास अनंत हल आने की जो कंडीशन है उसमें वैल्यूज पुट करता हूं। तो a1 की जगह आपने लिखा कि सर 2m-1 बटे हुए कितना? 3 बराबर b1 का मान 3 बटे हुए n-1 बराबर c1 का मान माइनस का 5 बटे हुए माइनस का 2। ठीक है? अच्छा, ये माइनस से माइनस तो कट गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझसे पूछ रहा है m और n का मान निकालो। तो m और n का मान निकालने के लिए पहले अगर m का मान निकालना चाहता हूं तो मैं इसकी तुलना लास्ट वाले से कर देता हूं। तो यहां से लिखूंगा कि सर 2m-1 अपॉन 3 बराबर है किसके? 5 बटा 2 के। अब आप इसको हल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन करो। देखो ये उधर जाएगा गुणा होने, ये इधर आएगा, तो आप लिखोगे सर 2 ब्रैकेट में 2m-1 बराबर ये 3 इधर 5 से जाके गुणा होके बोलेगा कितना? 15। बोलो 2 को अंदर गुणा कर दोगे तो ये आएगा आपके पास 4m-2 बराबर कितना? 15। तो बोलो ये 2 को अगर उधर भेज दूं तो मेरे पास आएगा 4m बराबर कितना? 15 प्लस 2 यानी कि सर कितना हो गया? 17 हो गया। तो m का मान ही तो निकालना है। m का मान क्या आएगा? सर 4 इधर गुणा में था, इसको बटे में भेज दो तो ये आएगा 17 बटे 4। तो पहले आपने m का मान निकाल दिया। क्या? m का मान निकाल दिया आपने। अब इसी तरह से अगर आपको n का मान निकालना है तो आप दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े जरा दौड़ाओ कि सर ये वाले इसकी तुलना अगर मैं इसके साथ कर दूं तो n का मान आ सकता है। तो देखो अगले पेज पे मैं आपको करके दिखाता हूं कि क्या लिखा हुआ है। 3 बटा n-1 बराबर है 5 बटा 2 की। तो मैं लिखूं यहां पे कि 3 बटा n-1 बराबर है किसके? 5 बटा 2 के। तो इसे अगर वज्र गुणन करके हल करूं तो मेरे पास n का मान आ जाएगा। तो देखो अगर मैं इसका वज्र गुणन करूं तो पहले तो ये 2 उधर जाएगा गुणा होने, कितना आ जाएगा? 6, और ये 5 इससे 5 से गुणा होने ये n-1 पहुंचेगा। तो लिखोगे 5 ब्रैकेट में n-1। बोलो इसे मैं लिख दूं आगे कि सर 6 बराबर अंदर गुणा किया 5 को तो आप लिखोगे 5n-5। क्लियर? अब इस -5 को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये आ जाएगा सर इधर आके जुड़ेगा, बोलो कितना? 11 बराबर 5n। तो n का मान क्या आएगा कि सर 5 को उधर गुणा में था, इधर आएगा बटे में, बराबर किसके? n के। तो n का मान आया आपके पास 11 बटे 5।
m का मान अभी आप लोगों ने निकाला था कितना, m का मान अभी आप लोगों ने निकाला था कितना कि साहब 17/4। 17/4 देख लो एक बार, 17/4 आपने m का मान तैयार किया है 17/4, तो 17/4 इसका मान और 11/5 इसका मान। देखो जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा। m का मान 17/4 और n का मान 11/5, बिल्कुल आपने निकाल दिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। समझ में आया? तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिख जाता है तो आप कर दोगे आसानी से हल, कि कोई सर कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी दे दो हमें, तो हमको तो कंसेप्ट पता है। अगर मुझे ये पता था कि सर अनंत हल की कंडीशन क्या है तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। कर दिया ना बच्चों? तो मेरे अगले क्वेश्चन के लिए तैयार खिलाड़ी। ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं अभ्यास करने के लिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पर आएगा अब आपके सामने अगला क्वेश्चन। सोचो जरा इसका आंसर क्या दोगे। सेम वही वैसा ही एक क्वेश्चन है, इस बार p और q का मान ज्ञात करना है, समीकरण निकाय क्या, इस बार भी अनंत हल है। कंडीशन आपको ये दी हुई है, करो सॉल्व, देखे कितने बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है बच्चों, करो सॉल्व, करो इस क्वेश्चन को। लास्ट के 15 सेकेंड लगभग बचे हैं, सॉल्व कीजिए जरा इस क्वेश्चन को। लास्ट के 5 सेकेंड। अनंत हल की कंडीशन आपको बतानी है, समय हो चुका है समाप्त। बहुत सारे बच्चों की तरफ से आंसर भी आए, बहुत बढ़िया बच्चों। बाकी बच्चे भी कोशिश करते रहो। देखो अभी मैं आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। अनंत हल कंडीशन आपको पता है कि सर a1/a2 लिख देता हूं वापस यहां पे, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के और बराबर होना चाहिए c1/c2 के। बस a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान ही तो लिखने थे इन समीकरण से। तो a1 का मान कितना है साहब, पहले समीकरण में x का गुणांक 2। a2 का मान कितना है, पहले दूसरे समीकरण में x का गुणांक p प्लस q बराबर है किसके, कि सर a b1/b2, b1 कितना है 3, b2 कितना है कि सर 2p माइनस का q बराबर है किसके c1/c2, c1 का मान कितना है 7, c2 का मान कितना है 21। लिख दिया आपने, लिख दिया आपने, तैयार। अब देखो कैसे करोगे सर, p और q की तुलना करने के लिए मैं देखूं यहां पे सबसे पहले बच्चों देखो जरा इस चीज पे जरा ध्यान दो, ये 7 एकम 7, 7 या 21 कट सकता है, कट सकता है। तो अब मैं अगर पहले वाले की तुलना अगर मैं इसके साथ करूं तो देखो मेरे पास क्या आएगा कि सर 2/p प्लस q बराबर है किसके 1/3 के। वज्र गुणन करके देखो जरा तो आपके पास p प्लस क्यू का मान आएगा कि सर 2 को 3 से गुणा करूंगा तो उधर जाके कितना हो जाएगा 6। इसे समीकरण 1 दे दो, इसे समीकरण 1 दे दो। अब इसी तरह से अगर मैं इसको इसकी तुलना इसके साथ करूं तो आप लिखोगे कि सर 3/2p माइनस का q बराबर है किसके 1/3 के। वज्र गुणन करो अब की बार फिर से, तो सर ये देखो ये वज्र गुणन में 2p माइनस का q उधर गया और ये 3 तरीका कितना होता है 9, लिख दिया ये दूसरा समीकरण। दो समीकरण आ गए आपके पास p और q में, दो रैखिक समीकरण आपको मिले p और q में। अब इन दोनों को हल करके क्या p और q के मान हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं बच्चों। तो अगर आप इसको, चलो मैं अगले पेज पे करके दिखा देता हूं कि मैंने यहां पे लिखा एक समीकरण हमारे पास आई p प्लस q बराबर कितना 6, दूसरी समीकरण आई हमारे पास 2p माइनस का q बराबर कितना था, 2p माइनस का q बराबर कितना था 9। तो मैंने ये दूसरी समीकरण भी यहां लिख दी। अब बोलो दो समीकरण है, क्या इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए। अगर मैं जोड़ूंगा, मैं जोड़ने की क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं जोड़ूंगा तो ये q से q कट जाएगा, आसानी से कटता हुआ दिखेगा। तो ये देखो 2p और p जुड़ के कितना हो गया कि सर 3p बराबर कितना कि 9 और 6 जुड़ के कितना हो गया 15। तो बोलो आपके पास p का मान आएगा, p का मान आएगा, हर कोई बता देगा सर p का मान आया कितना 5, p का मान आया 5। अब p का मान 5 इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में लिख दो, q का मान भी आ जाएगा। तो अगर मैं इस पहली समीकरण में लिखता कि सर समीकरण किसमें 1 में लिखता तो यहां से कहता कि सर p की जगह 5 प्लस का q बराबर है किसके 6 के। तो इस 5 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो माइनस का जाएगा उधर जाके, तो आएगा q का मान कितना 1, p का मान 5, q का मान 1। उत्तर तैयार हो गया, यही तो ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो बोलो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हो गया बच्चों, हो गया प्रश्न, इसको भी कर दिया आपने। इस तरह का कोई भी प्रश्न अब आपसे अगर पूछा जाता है, चाहे यहां पे P Q M N A B C D कुछ भी हो, S U कुछ भी हो, आप कर सकते हो इस तरह के सभी प्रश्नों को। कर दोगे ना? आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, अपने आप आपके पास आंसर आएगा। कर दोगे? चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चों को क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे ओपी गैंग के खिलाड़ी तैयार, अपने कॉपी पेन के साथ देखो, जरा अभ्यास करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है बच्चों, खूब अच्छे से समझना है इन क्वेश्चंस को। अगर किसी से नहीं हो रहा है सॉल्व तो वो समझने की कोशिश करो, मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं आप लोग को, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बताइए रैखिक समीकरण युग्म का हल करना है। इस रैखिक समीकरण बहुत ही सिंपल सा, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। अब आप रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां हैं, किसी भी विधि से करो, चाहे प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन, किसी भी विधि से करके बताओ मुझे x और y का मान क्या आएगा। आसानी से आप लोग याद कर सकते हो इस क्वेश्चन को। करो जरा, देखते हैं आप में से कितने बच्चे कर देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, कीजिए जरा सॉल्व। 25 सेकेंड, फास्ट, एक एक मिनट के अंदर हल करने की कोशिश करनी है आप लोग को बच्चों। एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे आप लोग के, 40 क्वेश्चन होंगे पेपर के अंदर, 90 मिनट का टाइम है। तो वैसे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिलेगा, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि 1 मिनट के अंदर हम सॉल्व कर दें उस क्वेश्चन को। इसीलिए मैंने टाइम लिमिट भी यहां पे 1 मिनट की करी है। आप क्वेश्चन को पढ़ के कोशिश करो 1 मिनट में सॉल्व करने की। समय हो चुका है समाप्त, समय हो चुका है समाप्त। समीकरण निकाय युग्म का हल करना था, ठीक है सर। तो x प्लस वाई बराबर, मेरे को पहला समीकरण निकाय दिया हुआ है, पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा समीकरण दिया हुआ है कि सर x माइनस वाई बराबर कितना, 4। अब आप बोलो कौन सी विधि से करना चाहोगे? अरे सर मैं तो यहां पे विलोपन विधि से करूंगा, आसानी से मुझे दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं ना, अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ूं तो यहां पे y से y तो कट जाएगा, x और x जुड़ जाएगा। बोलो कितना? कि सर 2x बराबर 14 और 4 जोड़ के कितना हो गया, 18। तो बोलो यहां से x का मान आया आपके पास 9, x का मान आया आपके पास 9। अब x का मान 9 आप इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख दो। कि मान लो ये जैसे समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 थी, तो मैं यहां पे समीकरण 1 के अंदर रख देता हूं। तो समीकरण 1 से अगर आप देखें तो यहां से y का मान भी आप निकाल सकते हो कि सर 14 माइनस एक्स। तो यहां पे अगर मैं लिखता y बराबर कितना, 14 माइनस 9, तो 14 में से 9 अगर कम किया तो आपके पास बचेगा कितना, y का मान 5 बचेगा। तो x का मान 9, y का मान 5। कौन सा उत्तर दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। आसानी से कर सकते हो इस प्रश्न का हल आप, बिल्कुल। आपको क्योंकि यहां पे देखो मैंने यहां पे विलोपन विधि से किया, आपको जो विधि अच्छी लगती है आप उस विधि से कर लो, क्योंकि प्रश्न में मुझे ये तो दिया नहीं है इसने कि आपको विलोपन विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करके बताना है या वज्रगुणन विधि से करके बताना है। ये क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू की फॉर्म में है, एमसीक्यू की फॉर्म में आपको तो सिर्फ आंसर निकालना है और उत्तर बताना है अपना। आपसे वो मेथड पूरा सॉल्व करा हुआ नहीं मांग रहा है आपसे। तो बच्चों आपको जो विधि सही लगती है आप उस विधि से करके बताओ, जिससे हम आसानी से कम समय के अंदर आसान आंसर निकाल सकें, उस विधि से करो, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है अपनी विधियां। अगला क्वेश्चन देखूं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन दूं आप लोगों को रैखिक समीकरण युग्म का हल करने के लिए, ठीक है। तो मेरे ओपी गैंग के खिलाड़ी तैयार, देखो 4 क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर क्या आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब आप लोग की स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अब की बार ये समीकरण निकाय आप लोग को दिया हुआ है, तो करके बताओ मुझे इसका हल क्या होगा, करके बताइए मुझे इसका हल क्या होगा। चालीस 45 सेकेंड्स। अरे भाई मजा आ रहा है ना, मजा तो आ रहा है ना इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर। आप लोग को फायदा तो लगता है ना कि आप अगर इस एमसीक्यू सीरीज को देखते हो, आप अगर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो आपको लगता तो है ना कि हमारा कुछ बेनिफिट हुआ है। ऐसा तो नहीं है? तो बोलो अगर ऐसा है तो मेरे को बता देना बच्चों कमेंट करके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं फिर अपने अकॉर्डिंग आप लोग के अकॉर्डिंग चेंज भी कर दूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये एमसीक्यू सीरीज के थ्रू जो मैं आप लोग को क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इन क्वेश्चन से आप लोग को प्रैक्टिस अच्छी हो रही होगी। अगर अच्छी हो रही है तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना, जिससे मैं इस तरह की और एमसीक्यू सीरीज आप लोग के लिए दूसरे चैप्टर्स पे भी लेके आता रहूंगा, है ना बच्चों। समय हो चुका है समाप्त, समय हो चुका है समाप्त। चलो तो देखो समीकरण निकाय का हल करना है। पहला समीकरण दिया हुआ है आपको
2s माइनस टी बराबर 3। दूसरा समीकरण अगर आप देखें तो इसमें आपको बटे में संख्याएं दिख रही है, तो आप बोलोगे साहब इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूं, यहीं पे एलसीएम ले लेता हूं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 6 अगर एलसीएम आया तो ऊपर इससे गुणा करोगे s को, किससे? 2 से, तो 2s प्लस 3 को t से गुणा करोगे तो ये आएगा कितना? 3t बराबर कितना? कि साहब 6। तो यहां से देखें तो मेरे पास समीकरण आएगा कि सर 2s प्लस 3t बराबर, ये 6 को उधर वज्र गुणा कर देता हूं तो आएगा 36। आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो यहां पे इस दूसरे समीकरण को भी आपने इसके व्यापक रूप के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया, तो 2s प्लस 3t बराबर कितना? 36। अब आपको क्या लगता है कौन सी विधि से किया जाए? साहब मुझे तो विलोपन विधि ज्यादा मजे में आती है, तो मैं काम करता हूं कि सर s का गुणांक सेम करने के लिए, s का गुणांक सेम करने के लिए मैं इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देता हूं। इस पूरे समीकरण को मैंने 2 से गुणा किया तो 2 से गुणा करने पे पूरा समीकरण गुणा होगा, क्योंकि s का गुणांक यहां पे 2 है ना दूसरे समीकरण के अंदर। भाई ये आपके पास पहला समीकरण था, ये आपके पास दूसरा समीकरण था। अब आप विलोपन विधि में किसी भी एक चर का गुणांक आप समान करते हो, तो मैं यहां पे s का गुणांक समान कर रहा हूं, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, s का यहां पे गुणांक 2 था तो इस पूरे समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूं। तो 2 से अगर ये अंदर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा कि सर 2s माइनस का 2 को t से गुणा किया तो ये आएगा 2t बराबर कितना? 6। अच्छा, दूसरा समीकरण आपके पास पहले से है, 2s प्लस का 3t बराबर कितना? 36 लिखा हुआ है। तो बोलो यहां से अगर मैं इन दोनों को अब घटाऊं, अगर मैं इन दोनों को अब घटा दूं, क्योंकि सर 2s प्लस प्लस के हैं दोनों, तो इनको घटाना पड़ेगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, और बोलो ये भी माइनस का, ये दोनों अब कट गए, अब कट गए। यहां पे देखो माइनस का 2t और माइनस का 3t जोड़ के कितना हो गया? माइनस का 5t बराबर कितना? माइनस 36 में से प्लस का 6 घटाओगे तो बचेगा कितना? माइनस का 30। तो बोलो t का मान आया। माइनस से माइनस सर यहां पे कट गया, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में, तो t का मान आया आपके पास 6। अब t का मान अगर 6 आया है तो इस समीकरण 1 में रख देता हूं कि समीकरण 1 से, यहां पे लिखता हूं कि समीकरण किससे? 1 से, तो यहां से सर s बराबर मैं कह सकता हूं t प्लस 3। भाई ये t को अगर आप उधर भेज दोगे तो ये उधर जाके t प्लस 3 हो जाएगा। t का मान आपको पहले से पता है, तो s बराबर आप लिखोगे 6 प्लस 3, यानी कि सर हमारे पास आया s बराबर कितना? 9। यानी कि सर हमने उत्तर ज्ञात कर दिया, s का मान 9, t का मान 6। कौन सा आंसर आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, कि सर s का मान 9, t का मान 6 हमारे पास आ गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर दिया है सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो फिर बच्चों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं, अगले 5 क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग करोगे आसानी से, बिल्कुल समझ के बिल्कुल करोगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह दिया हुआ है कि आपको बोल रहा है कि सर ये 2 समीकरण है, इनको हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। हो, इसका आंसर कीजिए। देखते हैं आप में से कितने प्यारे बच्चे इसका आंसर देते हैं। आपके बुक का क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ। 40 सेकेंड्स। ट्वेंटी सेकेंड्स। बहुत बढ़िया, कई बच्चों की तरफ से आंसर्स भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। बिल्कुल सभी बच्चे इसी तरह से आंसर्स करें फटाफट से। 5 सेकंड लास्ट के 5 सेकंड। बहुत बढ़िया, बच्चों की तरफ से आंसर्स भी आ रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। और टाइम भी हो चुका है समाप्त। कई बच्चों की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, m बराबर माइनस का 1। बिल्कुल बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। अब देखो जिनको नहीं आया उनको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं कि सर ये 2 समीकरण दिए हुए थे ना, मुझसे पहला समीकरण दिया था 2x प्लस का 3y बराबर कितना? 11 के। दूसरा समीकरण दिया था कि सर ये 2x माइनस का 4y बराबर कितना? माइनस का 24। अगर इन दोनों समीकरणों को मैं घटा दूं, घटाऊंगा क्यों? क्योंकि x का गुणांक मुझे पहले से समान दिख रहा है, तो यहां पे इन्हें घटा दूं, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये भी प्लस का हो गया। तो 2x और 2x कट गए ना, यहां पे प्लस का 3x और प्लस का 4x, बोलो कितने x हो गए? 7x। और यहां पे 11 और 24 दोनों प्लस प्लस के जोड़ के कितना हो गया? 35। तो बोलो आपके पास यहां से x बराबर आया कितना?
5। अब x बराबर अगर 5 आया तो इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखो, y का मान भी निकालो। तो बोलो किस में रखूं, इस सब पहले वाले समीकरण में रख दूं तो 2 गुणा x का मान आपको पता है 5 प्लस का 3y बराबर कितना 11 आपको दिया हुआ है। तो 5 दूनी 10, अगर आप उसको उधर भेजोगे तो 3y बराबर आपके पास कितना आएगा, 10 उधर जाके घटेगा 1 आ जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर आपके पास कितना आया कि सर 1/3, y बराबर 1/3 आया। अब आपको यह दिया है m का मान ज्ञात करने के लिए यह समीकरण निकाय, जहां पे आपको बोला है कि x और y क्या है, इसके हल है। तो आप बोलोगे कि सर y का मान 1/3 बराबर m, x की जगह आपने लिखा गुणा करके किससे 5 से, और ये प्लस का 3। ठीक है, तो आप देखोगे कि सर एक सेकेंड हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी ना, बिल्कुल ये 35x का मान ठीक है, ये 2x प्लस 3y बराबर 11 बिल्कुल, तो ये 3y बिल्कुल ठीक है, और ये 5 दूनी 10, ये उधर जाके माइनस का 1 बच गया, 1/3 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इस 3 को आपने उधर भेजा तो ये आपके पास आया 3 माइनस 1/3 बराबर कितना m इंटू 5, यह आया आपके पास। तो इसमें से घटाओगे 3 तरीका 9 में से 1 गया बटे हुए 3 बराबर 5m। ये कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई है, या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है, या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो रही है। देखिए जरा, y बराबर mx प्लस 3 ये हमें दिया हुआ है, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो यहां से इनको घटाया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का और ये प्लस का, ये हो गया 4 और 3 7x, 24 और 11 35 हो गया। ठीक है, तो 7x बराबर 35, तो x बराबर 5 बिल्कुल ठीक है। x बराबर 5 अगर आपके पास आया तो यहां से हम देख सकते हैं कि सर ये हल तो सही है ना, 5 दूनी 10 प्लस 1, बिल्कुल हल तो ठीक निकाला है। मेरे हिसाब से कहीं मैंने इक्वेशन में कुछ गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ करी है। तो देखिए जरा, ये 5 में से ये 1/3 बराबर m इंटू एक्स का मान 5 प्लस का 3, ये आया आपके पास। 3 तरीका यहाँ पे आपने बोला 9 में से 1 घटाया, तो ये आएगा आपके पास 8/3 बराबर कितना 5m। तो यहां से आपके पास m का मान इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस अभी ये जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो इक्वेशंस हमें दी हुई है ना, इसके अकॉर्डिंग m का मान आ रहा है कितना 8/15। 8/15 कुछ मिस्टेक है, हो सकता है मैंने कहीं प्लस माइनस के चिन्ह में यहाँ कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक करी है, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग की बुक के अंदर जो आंसर है उस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग -1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने शायद मैंने किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ यहाँ पे इक्वेशन प्लस माइनस में कोई गड़बड़ मैंने कर दी, लिखने में गड़बड़ हुई है, इसी वजह से ये आंसर आ रहा है हमारा। तो जो भी है आपको करने का तरीका तो समझ में आया कि सर ये 2 समीकरण जो हमें दिए हुए ना, इन दोनों समीकरणों को पहले हल करके x और y का मान मुझे निकालना है। x और y का मान आप चेक भी कर सकते हो, x और y के मान यहाँ से पहले समीकरण में बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे समीकरण में 5 दूनी 10 माइनस का 4/3 पहले समीकरण में मैंने y का मान ये 5 दूनी 10, एक सेकेंड मैंने सही तो लिखे, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, घटाया है माइनस और ये प्लस। ठीक है, ये कट गया, 3 और 4 जोड़ के हो गया 7, और ये 11 और 24 35। ठीक है, x बराबर 5 बिल्कुल। अब पहले समीकरण में अगर आपने रखा है तो 2 इंटू 5 प्लस 3y बराबर 11, 5 दूनी हो गया है 10, 10 में से ये उधर गया तो 3y बराबर 11 माइनस 10, यही तो लिखूंगा, 11 माइनस 10 1 होता है, तो y बराबर 1/3। अब अगर मैं दूसरे समीकरण में वैल्यूज रखूं तो 2 इंटू एक्स की जगह आपने रखा 5 माइनस का 4 इंटू वाई की जगह आपने रखा 1/3, तो यहाँ से ये आना चाहिए 24 के बराबर, तो मैं लिखूँ यहाँ पे 10 माइनस 4/3, यानी कि सर 30 माइनस 4/3, 30 में से 4 घटाऊंगा तो ये आएगा 26/3। इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ो, कुछ मिस्टेक है इसमें, शायद कैलकुलेशन में मैं भी कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ इसके अंदर। तो यहाँ से भी देखें 11 10 1 अभी पकड़ में भी नहीं आ रही मेरे, तो y बराबर 1/3, y बराबर 1/3 से, लेकिन ये दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दिक्कत ही आ रही है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ो, अभी इस क्वेश्चन को स्किप करो, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करो, मैं इसको बाद में आप लोगों को दूसरे सेशन के अंदर एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, हो सकता है अभी कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ और मेरे से भी पकड़ में नहीं आ रहा, हो सकता है आप लोगों ने आंसर भी निकाल लिया होगा, बिल्कुल ठीक है। तो एक बार देखते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको दिया, इसको कोशिश करो सॉल्व करने की, इसको कोशिश करो सॉल्व करने की। दो संख्याओं का अंतर आपके दिया हुआ है 26, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, 3 गुनी है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, कीजिए जरा। दो संख्याओं का अंतर आपको दे रहा है 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये आपको दिया हुआ है, तो बोल रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है बच्चों, करो फटाफट से सॉल्व। 7वां क्वेश्चन है, अभी 8 9 10 3 क्वेश्चन और बाकी हैं करने, 5 सेकंड बचे हैं लास्ट के लगभग, करो। दो संख्याओं का अंतर 26, बहुत बढ़िया, कई बच्चों की तरफ से आंसर्स भी आए हैं, बहुत बढ़िया। समय हो चुका है समाप्त। देखो दो संख्याओं का अंतर आपको दे रहा है 26, तो दो संख्याएं जो हमें ज्ञात करनी है, सबसे पहले बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं दो संख्याएं, एक है x और एक है y। अब मैं ये मान लेता हूं सर दो संख्याएं x और y है, तो इसमें मैं बड़ी संख्या बोलता हूं x है, ठीक है। तो x बड़ी है किससे? y से। अब x y से बड़ी है, तो खुद बोलो, आपको बोला है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर क्या है? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक है। और धनात्मक कब हो सकता है? जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए। तो अगर मैं लिखूं सर x माइनस वाई बराबर 26, तो ये सही होगा। अगर आप y माइनस एक्स, आप बोलते सर दो संख्याओं का अंतर मैं y माइनस एक्स भी तो लिख सकता था, लेकिन y माइनस एक्स आप खुद बोल रहे हो जब y छोटी संख्या है तो y फिर उनका अंतर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या अगर घटाऊंगा तो अंतर पॉजिटिव नहीं आ सकता, इसीलिए वो गलत हो जाता। तो एक समीकरण हमारे पास आया x माइनस वाई बराबर 26। आपको बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या कौन सी संख्या होगी जो दूसरी संख्या की 3 गुनी होगी? सब बड़ी वाली संख्या जो है ना, वो छोटी वाली संख्या की 3 गुनी होगी। सीधी सी बात है, बड़ी वाली संख्या ही तो छोटी संख्या की 3 गुनी हो सकती है। तो x बराबर 3y, ये आपको दूसरा समीकरण दिया हुआ है। तो अगर मैं इसे समीकरण 1 कहता, इसे समीकरण 2 कहता, इन दोनों से सॉल्व करके मुझे x का मान निकालना है, तो एक काम करूं कि यहां से समीकरण 1 से x का मान इस समीकरण 2 में रख देता हूं। तो अगर मैं समीकरण 1 से x का मान लिखता, तो यहां पर लिखता x की जगह 3y माइनस का y बराबर कितना? 26। 3y में से y गया तो बचेगा आपके पास 2y बराबर कितना? 26। तो बोलो y का मान आया आपके पास कितना? 13। y का मान अगर 13 आया है, तो y का मान 13 आया है, तो x का मान क्या होगा? इस समीकरण 1 से निकाल सकते हो कि सर इस समीकरण 1 से x बराबर मुझे कहा गया है 3 इंटू वाई यानी कि 13। तो 13 तिया कितना होता है? 39। तो x बराबर कितना आ गया? 39। आपसे बड़ी संख्या ही पूछी थी ना, आपसे बड़ी संख्या आपने x मानी थी, x का मान आपने कितना निकाल लिया? 39। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व आसानी से। इन वर्ड प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। छोटा कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है आपको, कीजिए जरा। समय इस बार थोड़ा कम दिया है मैंने, क्योंकि छोटा सा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। छोटा कोण ज्ञात करने के लिए आपको बोला गया था। देखो बच्चों, दो संपूरक, पहला शब्द ही आपको ये दिया है, दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक है। आपको पता है अगर एक कोण मैं मानता हूं x, दूसरा कोण मैं मान लेता हूं y, और बोलता हूं कि सर यहां पे x जो है ना, कोण x जो है ना वो y कोण से बड़ा है, ठीक है। अब आपको पता है दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक हैं। तो सीधी सी बात हो गई सर, दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री आपकी किताब का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। खुद बोल रहा है प्रश्न में कि जो बड़ा वाला कोण है ना वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा वाला कोण x जो है ना वो छोटे वाले कोण y से कितना बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है। ये खुद प्रश्न दे रहा है। अब दो समीकरण आ गए, इन दोनों को हल कर लो। क्या करें सर? जोड़ दें क्या? जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, अगर घटाएंगे तो x कट जाएगा। तो मुझसे पूछ रहा है सर छोटा कोण ज्ञात करो, y ज्ञात करना है, तो क्या करूं सर? घटा देता हूं जिससे y तो बचे, ये x कट जाए, ये लिखा, घटा के लिख दिया। अब आप बोलो ये दोनों x से x कट गया, y और y जोड़ के आप 2y निकाल लोगे, बराबर कितना? सर 180 में से अगर 18 घटाऊंगा तो 180 में से पहले 10 घटाओ, 170 बचा, 170 में से 8 घटाओ, 162 बचा,
प्लस का 162, तो y बराबर आएगा आपके पास 162 में 2 का भाग लगाओगे तो 81 डिग्री आया आपके पास। आया, इसका करेक्ट आंसर 81 डिग्री आया, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। छोटा कोण ही तो पूछा था, अगर बड़ा कोण पूछता तो मैं x का मान निकाल लेता। x का मान निकालता तो आप खुद देख लो, x का मान अगर आप निकालते तो 180 में से 81 को घटा दो, आपके पास आ जाता कितना? 99 डिग्री। 99 डिग्री। तो x का मान अगर बड़ा कोण पूछ रहा होता ना क्वेश्चन के अंदर, तो आप 99 डिग्री आंसर देते। छोटा कोण पूछ रहा है इसलिए मैंने 81 डिग्री इसका आंसर दिया। ठीक है बच्चों, हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कीजिए। ये दो रैखिक समीकरण युग्म आपको दिए हुए हैं, इनका हल ज्ञात करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसका तो आंसर आप वैसे ऑप्शन से देख के भी बता सकते हो। करो सभी बच्चे, लास्ट इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, फटाफट से इसका आंसर करो जल्दी से। 9th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए और उम्मीद करता हूं इन सभी क्वेश्चंस के जरिए आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और आपको उम्मीद करता हूं मजा भी आएगा। बिल्कुल मजा भी आ रहा होगा, मजा तो आ रहा है ना मेरे ओपी गैंग को? मजा तो आ रहा है ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके? क्वेश्चंस को सॉल्व करके मजा तो आ रहा है ना? चलो करो करो, सॉल्व करो। लास्ट के 5 सेकंड और, समय समाप्ति की ओर, और समय हो चुका है समाप्त। समय हो चुका है समाप्त। आप बिना देखे सोचे इसका आंसर दे सकते थे सर ऑप्शन सी, एक्स का मान 0 वाई का मान 0। एक्स का मान 0 वाई का मान 0, यहां पे माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, ये गलती से यहां पे लगा हुआ है। एक्स का मान 0 और वाई का मान 0, ये इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि आप देखो ना कि सर एक्स को आप √2 से गुणा कर रहे हो, वाई को आप √3 से गुणा कर रहे हो, तो योग 0 आ रहा है। यहां पे एक्स को अगर आप √3 से गुणा कर रहे हो, वाई को आप √8 से गुणा कर रहे हो, तो एक्स की गुणांक और वाई के गुणांक चेंज हो रहे हैं, लेकिन चाहे जोड़ो या घटाओ हमेशा 0 आ रहा है। तो ये कब संभव है? जब एक्स और वाई दोनों 0 हो। आप सॉल्व करके भी देख सकते थे कि अगर मान लो मैं लिखता √x प्लस का √3, √3 वाई बराबर कितना? 0 के। आप बोलते दूसरा समीकरण दिया है √3x माइनस का √8 वाई बराबर कितना? 0 के। आप बोलते सर किसी एक का गुणांक समान करो, तो मैं क्या करता, इस समीकरण एक को मैं x का गुणांक समान करने के लिए इसे √3 से गुणा करता, और इसे गुणा करता किससे? √2 से। यही करता। अब आप √3 से अगर इस पहले समीकरण को गुणा करते हैं बच्चों, तो देखो √3 से √2 पहले गुणा होगा, कितना आ जाएगा? √6x प्लस, अच्छा ये √3 से √3 गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 3y बराबर कितना? 0 के। अच्छा यहां पे अगर आप √2 से गुणा करते इस पूरे समीकरण को, तो √2 से ये गुणा होता तो बोलो कितना आता कि सर √6x माइनस माइनस, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर √2 को अब आप √8 से गुणा करते तो कितना आता? 8 दूनी 16 होता। √2 में 16, √16 का मान कितना होता? 4, तो आप लिखते माइनस का 4y बराबर 0 के। अब आप बोलते सर इसे घटा दो, तो घटाते तो आप क्या करते? चिन्ह चेंज करते कि सर चिन्ह चेंज करूंगा कि सर घटाऊंगा तो नीचे वाले के चिन्ह चेंज, ये माइनस का ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, x से x कट गया, तो बोलो 3y और 4y जोड़ के कितना हुआ? कितने y हो गए? 7y बराबर 0 के। तो y का मान क्या आया आपके पास? 0 आया। y का मान आपके पास 0 आया। अब इस y के मान को इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रखो, इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रखो, तो आपके पास x का मान भी क्या आएगा? 0 आएगा। यही तो हमारा उत्तर था, यही तो हमारा उत्तर था कि ऑप्शन सी, x का मान 0 y का मान 0, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन आज के एमसीक्यू सीरीज का आखिरी क्वेश्चन अब आएगा आप लोग की स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक और वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से करके बताओ। देखें आप में से कितने प्यारे बच्चे इसका आंसर दे देते हैं। आखिरी क्वेश्चन है इस एमसीक्यू सीरीज का, तो फटाफट से करके बताओ मुझे इस क्वेश्चन को जल्दी से। पच्चीस सेकेंड फास्ट। 15 सेकेंड, लास्ट के 15 सेकेंड, फटाफट करो बच्चों।
ओके, समय हो चुका है समाप्त। समय ना रुका कभी किसी के लिए और ना रुकेगा बच्चों, तो जल्दी से देखते हैं इसका सॉल्यूशन। समय समाप्त हो चुका है। आपको बोला है यदि किसी भिन्न भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो साहब भिन्न जो है मैं मान लेता हूं सबसे पहले भिन्न क्या है, x बटा y है। भिन्न है, अंश और हर होगा, अंश मान लिया x है, हर मान लिया y है। अब प्रश्न में खुद कह रहा है कि अगर इस भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कि साहब इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, तो वो बराबर होगा किसके, 9 बटा 11 के। 9 बटा 11 के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 11 को इस तरह गुणा करने भेजा 11, और ये आपके पास आया x प्लस 2 बराबर, इस y को आपने इधर गुणा करने भेजा 9 से, तो y प्लस 2 इधर 9 से गुणा होने आ गया। तो बोलो यहां से आपके पास समीकरण 11 को अंदर गुणा किया तो 11x प्लस का 22 बराबर 9y प्लस का 18। ठीक है, y y x x एक तरफ कर लेते हैं तो हमारे पास समीकरण आएगी ये वाली कि 11x माइनस का 9y बराबर किसके, कि सर अगर समीकरणों में चरों को एक तरफ कर दूं तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, प्लस का 22 उधर जाके माइनस का 22 हो गया, और माइनस का 22 जब प्लस के 18 में से घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा। पहली समीकरण तैयार। दूसरा कह रहा है खुद यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो सर पहले अंश x था, y हर था, दोनों में अगर 3 जोड़ दिया, इसमें भी 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा, तो हमारे पास ये बन जाता है 5 बटा 6 के बराबर। 5 बटा 6 के बराबर। तो यहां पे आप फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो आप कहते सर 6x प्लस 3 से गुणा होने आता, बराबर किसके, 5 जाता, 5 से गुणा होने कौन जाता, y प्लस 3। तो यहां पे आपके पास समीकरण तैयार होती कि सर ये अंदर गुणा होते, तो 6x प्लस का 18 बराबर किसके, 5y प्लस का 15 के। तो आप बोलते सर दूसरी समीकरण आ जाती कि सर यहां से मैं कह देता कि यहां पे लिख देता हूं, ठीक है सर x x एक तरफ, x y एक तरफ, 6x माइनस का 5y बराबर 18 उधर जाके माइनस का होता, 15 में से घट के माइनस का 3 बच जाता, ये दूसरी समीकरण आ जाती। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना था। x और y में से किसी भी एक का गुणांक आप समान करके विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से करना चाहो या वज्रगुणन विधि से, किसी भी विधि से करो, आपको x और y के मान ज्ञात करने थे। अब x और y के मान तो उम्मीद करता हूं आप लोग ज्ञात कर लोगे। तो x का मान यहां पर ज्ञात करने पर आएगा 7 और y का मान ज्ञात करने पर आएगा 9। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, x का मान 7, y का मान 9। तो भिन्न क्या होगी, कि हमें तो उत्तर में पूछा क्या है, भिन्न पूछा है, तो आपने भिन्न जब x बटा y मानी थी तो x का मान 7 भिन्न और y का मान 9, तो 7 बटा 9 आएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। x और y का मान तो अब आप ज्ञात कर सकते हो ना, इतने क्वेश्चंस अभी तक हमने करे, तो x और y का मान ज्ञात करने की सारी विधियां आपको पता है। आप प्रतिस्थापन करो, विलोपन विधि करो या वज्रगुणन विधि करो, किसी भी विधि के जरिए आप x और y दोनों के मान ज्ञात करके आपको बस भिन्न में रखना है। भिन्न आपने x बटा y मानी थी ना, तो x और y दोनों के मान आ गए, 7 बटा 9 आ गई इसकी भिन्न, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व। उम्मीद करता हूं कि आज के एमसीक्यू सीरीज के अंदर ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, हो सकता है शायद मैंने टाइपिंग में कुछ मिस्टेक कर दी, लेकिन हम उस क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे, अगली सीरीज में मैं आप लोगों को करवा दूंगा वो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चन में मजा तो आया होगा। सारे क्वेश्चंस, बाकी के सभी क्वेश्चंस करके आपको मजा तो आया होगा। अगर मजा आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग के लिए इस तरह की और एमसीक्यू सीरीज आप लोग को प्रैक्टिस करवानी है या नहीं करवानी है। बच्चों आप लोग की सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा, आपका प्यारा सौरभ शर्मा। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपको अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूं। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस लिंक के थ्रू जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और इसी पर आपको हमारे सभी सेशंस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती है। बच्चों आप लोग के डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। इस व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप हमसे जुड़ सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डाउट, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है ना, तो वो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। इनका सॉल्यूशन आप लोग को, मैं हूँ यहाँ पे और बाकी टीचर्स हैं और आपके बाकी साथीगण हैं, वो सब हम सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, जिससे आप लोग के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो सकें। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को डाउट सॉल्विंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप इससे जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपको मजा आया है। अगर दिल से सच में मजा आया है सारे क्वेश्चंस करके खुद से, अगर आपको लगा है कि हाँ कुछ हमें बेनिफिट मिला है, तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने स्कूल फ्रेंड्स को, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना कि इस तरह के आगे एमसीक्यू सीरीज आप लोगों को करवानी है या नहीं करवानी, या आप लोगों को किस तरह के और क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है बच्चों,
और जो स्टूडेंट्स आज सेशन में नए जुड़े हैं तो फटाफट से जल्दी से रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, जिससे मिलेंगे आपको हमारे सभी सेशंस की रेगुलर नोटिफिकेशन। तो बच्चों, इसी जोश के साथ हम फिर से मिलेंगे अगेन। आप सभी को भी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच आप लोगों ने मिलके आज यहाँ पे सेशन के अंदर मेरा टीचर्स डे भी अच्छा सेलिब्रेट करवा दिया। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे इसी जोश के साथ अपने अगले सेशन, यानी कि कब कि सर 3:30 बजे। घड़ी में 3:30 बजने का मतलब होता है कि सौरभ सर आ जाते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए लाइव अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो बच्चों, इसी जोश के साथ मैं अपने ओपी गैंग से फिर मिलूंगा कल सेम टाइम 3:30 बजे, बिल्कुल अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तब तक खूब पढ़ाई करो, खूब मौज मस्ती करो और हमेशा अपने घर वालों की, माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं जीवन के लिए। आपको हमेशा अच्छी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलती है। सबसे पहला बच्चों को जो ज्ञान मिलता है वो माता पिता से ही मिलता है। तो माता पिता सबसे बड़े गुरु हैं, तो उनकी भी हमेशा सेवा करते रहना, उनका भी हमेशा आदर सम्मान करते रहना। उनकी सेवा, उनके आदर सम्मान, उनके उसी से आपको आशीर्वाद मिलेगा और जिससे आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे इसी जोश के साथ अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय टू ऑल। खूब पढ़ाई करना, खूब मौज मस्ती करना। बाय एवरीवन।